तो अपने यहाँ पर पृष्ठीय रसायन जो चैप्टर चल रहा था और उस पृष्ठीय रसायन में जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह था अधिशोषण। ठीक है, तो उस अधिशोषण में अपने कर रहे थे कि जो ठोस अधिशोषक है उसके पृष्ठ पर जब गैसों का अधिशोषण जब करवाया जाता है तो गैसों के अधिशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उन कारकों के बारे में अपने अध्ययन किया था। तो उसमें जो पहला कारक अपने पढ़ा था वह कारक अपने लिया गया था कि जो हमारे पास जो गैस या जो अधिशोष्य पदार्थ है वो गैस या अधिशोष्य पदार्थ की प्रकृति कैसी थी हमारे पास। दूसरा कारक हमने लिया था अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा कारक हमने आज जो अध्ययन कर रहे हैं वह है दाब का प्रभाव। तो अपने अधिशोषण की जो मात्रा है इसके ऊपर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, उस दाब के प्रभाव का अपने अध्ययन करना चाहते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पर इसको चलें, इस टॉपिक को लेकर चलते हैं। अपने पास जैसे ये जो टॉपिक अपने पास जैसे जैसे कंप्लीट होते जा रहे हैं आप उनको जैसे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, उन नोट्स को आप नोट करते लीजिए अपने नोटबुक के अंदर। और जो पिछले चैप्टर जो हमारे हुए हैं उनके क्वेश्चन आंसर आप बुक से उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोर्ड में किस पैटर्न पर उनमें से क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर वो आपसे नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व तो आप हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम आपको कोशिश करेंगे वो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने की। लेकिन आप घर पर रहकर अपने जो स्टडी है उस स्टडी को रेगुलर रखें। ठीक है, अब जैसे लॉकडाउन है 17 मई तक तो बढ़ा दिया गया है, तो इसका मतलब जो हमारा जो स्कूल का जो टाइम था वो लगभग 2 महीने हमारा कम हो गया और पता नहीं है मई के बाद में अपना स्कूल कब ओपन होगा। तो इसका मतलब अपने जो आपके जो स्टडी है वो स्टडी डिस्टर्ब हो रही है, तो वो डिस्टर्ब न हो इसके लिए आप रेगुलर जैसे भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं हमारी तरफ से बढ़िया आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए या जो अध्ययन सामग्री है वो अच्छी से अच्छी उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास भी संसाधनों की जो कमी है उस जैसे संसाधन अपने को मिल रहे हैं उसके आधार पर अपने आप को वीडियो जो लेक्चर है या आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, तो आप उसको अधिक से अधिक कीजिए। आपको ज़्यादा होमवर्क भी नहीं दिया जा रहा है, अपने एक दिन छोड़कर एक दिन आपको लगभग 20 या 25 मिनट का जो अपने मैटर को आपको भेज रहे हैं और वो मैटर आप रेगुलर कीजिए। तो अपने थोड़ा थोड़ा कर कर भी जैसे अपने एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, ये दूसरा चैप्टर हमारा जो चल रहा है, तो अपने कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे जितना भी हो सके अपने उसको करें। ठीक है, तो आप उसमें अपना जो अध्ययन की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए और जो चैप्टर इजी हैं या आपके जो स्कूल के अंदर हो चुके हैं पहले, तो उन चैप्टरों को भी आप तैयार रखें। ठीक है, तो अपने को पता नहीं अपने को कितना समय मिलेगा स्कूल के अंदर और उसमें अपने कितना कर पाएंगे, तो इससे आपके जो ये जो तरीका आपने ढूंढा है या जो इस तरीके से अपने कर रहे हैं वो तरीक़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अपने देखने में मिल रहा है कि लगभग 30 या 35 स्टूडेंट ही रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं, बाकी स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं। अब उस न देखने का कारण क्या हो सकता है, या तो उनको समझ नहीं आ रहा है या वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ने की तरफ वो ज़्यादा उनका ध्यान नहीं है, बाकी चीज़ों में वो ध्यान लगा कर बैठे हैं। ठीक है, तो वो नुकसान आपका ही हो रहा है, तो उस नुकसान की भरपाई बाद में नहीं होगी। तो इसके लिए आप अपने स्टडी को रेगुलर कीजिए और आपका इसमें फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। अगर फ़ायदा नहीं है तो आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, तो अपने जो इसमें तीसरा जो कारक करते हैं वो है हमारे पास दाब का प्रभाव। तो दाब के प्रभाव को जानने के लिए अपने पास यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक परिभाषा आपने लिखी है यहाँ पर बोर्ड पर, वो क्या लिखी गई है कि किसी गैस के प्रति इकाई द्रव्यमान, ठीक है, गैस का कोई भी गैस है उसके प्रति इकाई द्रव्यमान अधिशोषक पर अधिशोषण की मात्रा कि जब इसको अधिशोषक पर क्या करवाया जाता है, इसको अधिशोषित किया जाता है, तो अधिशोषण की जो मात्रा है वो किस पर निर्भर कर रही है, गैस पर लगाए गए दाब पर निर्भर कर रही है। मतलब अगर जो गैस जिसको अपने अधिशोष्य के रूप में मान रहे हैं, अगर उस अधिशोष्य या जो गैस पर दाब को अगर बढ़ाया जाता है तो अधिशोषण की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर दाब कम है तो अधिशोषण की मात्रा भी क्या होगी, वहाँ पर कम होगी। लेकिन ये जो परिस्थिति है, आपने कह रहे हैं कि दाब बढ़ाने पर जो प्रक्रिया बढ़ रही है, यह परिस्थिति हमेशा कम तापमान पर ही लागू होगी।
अगर तापमान बहुत अधिक है तो यह परिस्थिति लागू नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है कि अधिक दाब पर क्या हो जाता है, अपने कहते हैं अधिशोषण की जो विपरीत प्रक्रिया है वो क्या होता है, विशोषण होता है। तो जैसे दाब बढ़ेगा तो अधिशोषण होती क्या, एक पृष्ठीय परिघटना है। उसमें क्या करता है कि अधिशोषक की सतह पर जो अधिशोष्य पदार्थ है वो क्या करता है, एक परत का निर्माण करता है। जैसे अधिशोषक का पृष्ठ है तो इस पर अधिशोष्य पदार्थ क्या बना लेगा, एक परत बना लेगा। तो जैसे अधिशोष्य पदार्थ एक परत बना लेगा तो उसमें जो अधिशोषण की प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पर अपने जो इसमें दूसरी परिभाषा दी गई है वो है अधिशोषण समतापी। देखिए यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, समतापी। समतापी का मतलब तापमान को क्या रखना है, अपने को स्थिर रखना है। ठीक है, तापमान को स्थिर रखकर अधिशोषण की प्रक्रिया पर किसका अध्ययन कर रहे हैं, अपने दाब का अध्ययन करना चाहते हैं। दोनों का एक साथ अध्ययन नहीं किया जा सकता। अपने जब अधिशोषण पर ताप का अध्ययन करेंगे तो दाब को स्थिर रखेंगे, इसे बोल दिया जाएगा अधिशोषण समदाबी कह दिया जाएगा। और अब अपने यहाँ पर किसका अध्ययन कर रहे हैं, दाब का अध्ययन कर रहे हैं, प्रेशर का अध्ययन कर रहे हैं। तो अपने क्या कर दिया, तापमान को, टेम्परेचर को क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया, समतापी कह दिया। तो इसलिए अपने इस प्रक्रिया को, जो पूरी प्रक्रिया दाब के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अधिशोषण समतापी। दाब तापमान को स्थिर रख कर, तभी अपने परिभाषा में लिखा है यहाँ पर स्थिर ताप पर, ठीक है, टेम्परेचर को क्या रखा गया है, स्थिर रखा गया है। तो स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा, कितना अधिशोषण हो रहा है, ठीक है, स्थिर ताप पर ये जो पृष्ठ है अधिशोषक, इस अधिशोषक की सतह पर जो अधिशोषण की जो मात्रा है तथा गैस के दाब में अपने यहाँ पर कितनी गैस अधिशोषित हो रही है और उसके ऊपर कितना दाब लग रहा है, में संबंध को क्या कहा जाता है, अधिशोषण समतापी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने अधिशोषण की मात्रा व गैस के दाब के मध्य जो संबंध ज्ञात किया जाता है उस संबंध को क्या कहा जाता है, अधिशोषण समतापी कहा जाता है। और इस अधिशोषण समतापी को अपने समीकरण के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं या अपने आरेख के रूप में भी क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। जैसे अपने यहाँ पर नीचे अपने इसके अंदर एक आरेख बनाकर इसको अधिशोषण समतापी को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो अपने आरेख बनाया है वो आरेख किसके बीच में बनाया, x अपॉन m। x अपॉन m क्या चीज़ है, उसको अपने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि x अपॉन m क्या है, अधिशोषण की मात्रा है। ठीक है, तथा x क्या चीज़ है, अधिशोषण का, अधिशोष्य पदार्थ का भार है। और m क्या चीज़ है, अधिशोषक की मात्रा है। तो आपने कहा x है अधिशोषक का भार और m क्या, अधिशोषक की मात्रा। तो x अपॉन m क्या बन गया, अधिशोषक की, अधिशोषण की प्रक्रिया की क्या होगी, मात्रा। तो अधिशोषण की मात्रा और P जिसको क्या बोला जाता है, दाब के मध्य अपने यही लिखा है अधिशोषण समतापी में कि अधिशोषण की मात्रा, जिसको अपने किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, अधिशोषण की मात्रा को अपने यहाँ पर x अपॉन m से व्यक्त किया जा रहा है, अधिशोषण की मात्रा और गैस के दाब। तो गैस के दाब को किससे व्यक्त किया है, P से। तो उसको संबंध को क्या बोला जाता है, अधिशोषण समतापी। और अपने कहा इसको दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, आरेख के रूप में और समीकरण के रूप में। तो अपने यहाँ पर आरेख में प्रदर्शित किया अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य अपने वक्र खींचा गया। तो इस वक्र को अपने देखते हैं तो अपने देख रहे हैं कि जैसे जैसे दाब बढ़ाया जा रहा है इस तरफ जाने पर क्या होगा, दाब बढ़ेगा। तो दाब बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा भी अपने को क्या होती दिखाई दे रही है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अपने ये कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर देखिए अपने किस पर बढ़ रहे हैं, स्थिर तापमान पर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिख दिया कि तापमान क्या है, हमारा कांस्टेंट है, कभी अपने संबंध को देखा जा सकता है। तो आपने कहा कि दाब को बढ़ाया, तो दाब को बढ़ाने से अधिशोषण की मात्रा में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अर्थात आरेख के अनुसार अपने कहा जा सकता है दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है और जो बढ़कर एक अधिकतम मान हो जाता है। ठीक है, आपने कहा कि ये बढ़ रही है और बढ़ती बढ़ती ये क्या होगी, अधिकतम मान तक बढ़ी। इसके बाद में ये जो अधिशोषण की मात्रा है वो बढ़नी क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। अर्थात जो वक्र है वो दाब अक्ष के क्या हो चुका है, समानांतर आ चुका है। तो जहाँ पर ये बढ़ना बंद हो गई अर्थात वो क्या होगी, अधिशोषण की अधिकतम मात्रा होगी। ठीक है, इस बिंदु पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास अधिशोषण क्या हो गया, अधिकतम हो गया। वो किस दाब के सापेक्ष हो रहा है, उस दाब को हमने नाम दे दिया यहाँ पर PS दाब दे दिया। इस PS दाब को क्या कहा जाता है, संतृप्ति दाब कहा जाता है।
ठीक है, अर्थात अधिशोषण की मात्रा संतृप्ति दाब पर क्या हो चुकी है, अधिकतम हो चुकी है। अब अपने इस दाब के बाद में कितना भी दाब बढ़ाया जाए अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि नहीं होगी। आपने कहा कि एक अधिकतम मान तक ही दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, उसके बाद में अधिशोषण की मात्रा दाब बढ़ाने पर बढ़ना बंद हो जाती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमने पहले तो ये कहा था कि अधिशोषण की जो मात्रा है दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन एक संतृप्त दाब के बाद में वह मात्रा बढ़ना बंद हो जाती है। इसका कारण क्या है, तो इसके कारण को अपने कहें कि इस अवस्था में क्या होता है कि जो अधिशोषित गैस है, ठीक है, वह अधिशोषित गैस एक हमारे पास आणविक परत का निर्माण कर लेगी। आपने यहाँ पर पहले ही बताया था, यहाँ पर आपने स्पष्ट किया था कि ये हमारे पास अधिशोषित पदार्थ है, तो इसकी सतह पर क्या होती है, अधिशोषित जो गैस है वो क्या होती है, एक परत का निर्माण कर लेती है। तो आपने यही कहा कि अधिशोषित के पृष्ठ के ऊपर जो अधिशोषित गैस है वो क्या बना लेती है, एक आणविक परत का निर्माण कर लेती है। और जैसे ही आणविक परत का निर्माण कर लेगी तो आपने कहा कि अधिशोषण कैसा प्रक्रम है, एक स्वतः उत्क्रमणीय प्रक्रम के रूप में होता है, अर्थात उच्च दाब के ऊपर अब परत बन गई तो अब क्या होगा, संतृप्ति दाब आ गया। इसके बाद में जो और गैस अधिशोषित होगी तो वो क्या हो जाएगी, सतह से क्या हो जाएगी, दूर हटना प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात विशोषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं कि जो संतृप्ति दाब पर अधिशोषण की मात्रा विशोषण की मात्रा की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो संतृप्ति दाब पर अधिशोषण की मात्रा और विशोषण की मात्रा बराबर हो जाएगी, अर्थात साम्य की अवस्था में चली जाएगी। तो अब कहते हैं कि संतृप्त दाब के ऊपर दाब से उच्च करने पर अधिशोषण की मात्रा पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अपने क्या कहेंगे कि जो अधिशोष्य पदार्थ है अर्थात गैस, वो अधिशोषक के पृष्ठ पर क्या कर लेता है, एक आणविक परत का निर्माण कर लेता है, जिससे अधिशोषण की मात्रा विशोषण की मात्रा की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। दूसरा हमने जो कारक पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जो कारक है वो हमारे पास है ताप का प्रभाव। अपने जो अधिशोषण की जो प्रक्रिया बताई थी, वो अधिशोषण की प्रक्रिया आपने कहा था एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। जब अधिशोष्य को अधिशोषण की सतह के ऊपर अधिशोषित करवाया जाता है, अधिशोषण जो होता है तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा का निष्कासन होता है, अर्थात अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। जबकि जो विशोषण की प्रक्रिया है वह क्या होती है, ऊष्माशोषी होती है, क्योंकि अधिशोषण व विशोषण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो अधिशोषण अगर ऊष्माक्षेपी है तो विशोषण कैसा होगा, ऊष्माशोषी प्रक्रम होगा। तो अपने यहाँ पर क्या करें कि अगर ला शातलीय का नियम अगर अपने ध्यान में रखें तो ला शातलीय का नियम अपने को क्या कहता है कि ला शातलीय नियमानुसार अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो तापमान को बढ़ाने पर, क्योंकि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में तापमान को बढ़ाने पर अधिशोषण की प्रक्रिया घटेगी तथा विशोषण की प्रक्रिया बढ़ेगी। तो अपने कह सकते हैं कि तापमान के प्रभाव को देखने के लिए अपने कहा कि अधिशोषण कैसा प्रक्रम है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए अपने नियम किसका लिया करते हैं, ला शातलीय का नियम देखा गया। उस ला शातलीय के नियमानुसार अपने देखा गया कि अगर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में तापमान को बढ़ाया जाता है तो अधिशोषण की प्रक्रिया घटेगी व विशोषण की प्रक्रिया बढ़ेगी। विशोषण की प्रक्रिया बढ़ने का मतलब क्या होगा, अधिशोषित की सतह से अधिशोष्य पदार्थ क्या हो गया, दूर हटना शुरू हो गया। तो अपने कहेंगे जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य पदार्थ दूर हटना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात अधिशोषण की प्रक्रिया घटनी प्रारंभ हो जाती है। तो इसके लिए अपने यहाँ पर क्या किया कि अधिशोषण समतापी का अपने एक शब्द दिया गया, जैसे अपने इससे पहले अधिशोषण समतापी देखा गया था। तो अधिशोषण समतापी क्या है, अपने यहाँ पर समदाब अर्थात दाब को क्या रखा जाएगा, स्थिर रखा जाएगा। स्थिर दाब पर अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा को किससे प्रदर्शित किया था, x/m से। तो अधिशोषण की मात्रा व T तापमान के मध्य, तापमान केल्विन में लिया गया है, तापमान के मध्य जो संबंध बनता है उस संबंध को क्या बोला जाता है, अधिशोषण समदाबी कहा जाता है। ठीक है, तो अधिशोषण समदाबी को भी अपने यहाँ पर आरेख के द्वारा और समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अपने आरेखी विधि का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो पहला जो अपने वक्र खींचा गया वो भौतिक अधिशोषण के लिए अपने यहाँ पर वक्र खींच रहे हैं।
और भौतिक अधिशोषण में आपने देखा गया कि जैसे जैसे तापमान को बढ़ाया जा रहा है अधिशोषण की मात्रा में क्या आ रही है, कमी आ रही है। कब? स्थिर दाब के ऊपर प्रेशर को क्या रखा गया, कांस्टेंट रखा गया। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखकर टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो अधिशोषण की मात्रा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये तो अपने पहले से कह रहे हैं क्योंकि अधिशोषण एक ऊष्मा क्षेत्रीय प्रकरण है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण के लिए जब देखा जाता है तो अपने क्या, रासायनिक अधिशोषण में जो अधिशोषण की मात्रा है ताप बढ़ाने के साथ साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है और फिर घटना प्रारंभ होती है। तो रासायनिक अधिशोषण में पहले ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ रही है, जो हमारे कथन के विपरीत जा रहा है, लेकिन बाद में अधिक तापमान पर अधिशोषण की मात्रा ताप बढ़ाने पर घटनी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये पहले बढ़ क्यों रही है, क्योंकि अपने पहले बता चुके हैं कि रासायनिक अधिशोषण में जब अधिशोष्य व अधिशोषक पदार्थ के मध्य क्या बनता है, रासायनिक बंध बनता है। और रासायनिक बंध बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, अपने पता है रासायनिक बंध बनाने के लिए अपने को सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, जो रासायनिक अभिकारक है उनको सक्रिय करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है। तो आपने कहा कि प्रारंभ की स्थिति में क्या हुआ कि जब अपने तापमान को बढ़ाया तो तापमान को बढ़ाने पर गैस अणुओं की सक्रियण ऊर्जा में क्या हुई, वृद्धि हुई, जो कि अधिशोषक के साथ रासायनिक बंध बनाने में सहायक होती है। तो प्रारंभ में जब अपने तापमान को बढ़ाया तो ताप बढ़ाने पर जो गैस अधिशोष्य है उसकी सक्रियण ऊर्जा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और वो जो सक्रियण ऊर्जा में जो वृद्धि हो रही है वो किसके काम में आ रही है, अधिशोषक पदार्थ के साथ रासायनिक बंध बनाने में प्रयोग में आ रही है। ठीक है, अब जब रासायनिक बंध बन गया तो अपने पास क्या हो गया कि बाद में जब अपने तापमान को और बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा में क्या होने लग जाएगी, यहाँ पर अधिशोषण की मात्रा में क्या होने लग जाएगी, यहाँ पर कमी होने लग जाती है। तो अतः स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि ताप बढ़ाने पर तो अधिशोषण की मात्रा में कमी आती है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में थोड़ा सा हुआ कि ताप बढ़ाने पर पहले अधिशोषण की मात्रा में कमी हुई, बढ़ी हुई और फिर उसकी मान में कमी आ गई। तो पहले बढ़ी क्यों, क्योंकि वह सक्रियण ऊर्जा के लिए अपने प्रयोग में आ गई। ठीक है, तो ये दो प्रभाव अपने देख लिए गए, दाब का प्रभाव और ताप का प्रभाव। नेक्स्ट हमारे पास इसमें टॉपिक आ रहा है वह है अधिशोषण का सक्रियण। अधिशोषण का सक्रियण का अर्थ क्या होता है कि अधिशोषण की क्षमता को बढ़ाना। अधिशोषण का सक्रियण का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पर कह सकते हैं कि अधिशोषण की क्षमता को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, अधिशोषण का सक्रियण कहलाता है। कि अपने जब गैस पदार्थ है वो अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण जब इसका हो रहा है तो उसकी क्षमता को अपने कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो क्षमता को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, अधिशोषण का सक्रियण कहलाता है। अब अपने इसकी क्षमता को बढ़ाया कैसे जा सकता है, उसको सक्रिय कैसे किया जा सकता है। इसमें जो पहला अपने सक्रिय करने की जो विधि है वो अपने क्या कह सकते हैं कि जो धात्विक अधिशोषक है, ठीक है, जो धात्विक अधिशोषक होते हैं जैसे प्लेटिनम है, प्लेडियम है, उनकी सतह को क्या कर दिया जाए, खुरदरा बना दिया जाए। तो पहला तरीका बढ़ाने का क्या हो सकता है कि जो धात्विक अधिशोषक है उन धात्विक अधिशोषकों की सतह को क्या कर दिया जाए, खुरदरा बना दिया जाए। ठीक है, उसको किसी से अपने रगड़ कर क्या करेंगे, उसकी सतह को क्या कर दिया जाएगा, खुरदरा बना दिया जाएगा। दूसरा अपने क्या कर सकते हैं कि कोई अगर बड़ा अधिशोषक पदार्थ है, ठीक है, बड़ा अधिशोषक पदार्थ है, उस बड़े अधिशोषक पदार्थ को अपने क्या कर सकते हैं, छोटे टुकड़ों में या अपने किस में बदल दें, बारीक चूर्ण में बदल दें। तो बारीक चूर्ण में बदल कर भी क्या कर सकते हैं, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को अपने क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो कोई बड़ा अधिशोषक पदार्थ है उसको अपने क्या करें, बारीक चूर्ण में बदल कर भी या पीस कर भी उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तीसरा तरीका हो सकता है कि अगर कोई अधिशोषक पदार्थ है, उस अधिशोषक पदार्थ का पहले से कोई मौजूद अशुद्धि है, तो अपने क्या कर सकते हैं, उस अशुद्धि को पृथक कर, मतलब
किसी अधिशोषक पदार्थ पर पहले से कोई मौजूद अशुद्धि है तो उस अशुद्धि को क्या किया जा सकता है, पृथक कर भी अधिशोषण की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में दे सकते हैं कि कार्बन को जब निर्वात में अति तप्त ताप पर भाप के साथ गर्म करते हैं तो उस पर जो अधिशोषित अशुद्धियाँ हैं, उदाहरण के रूप में अपने पास हो सकती है नमी, हो सकती है हाइड्रोकार्बन, हो सकते हैं, वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो इस प्रकार अपने चारकोल को क्या किया जा सकता है, सक्रिय किया जा सकता है, मतलब उस पर पहले से मौजूद अशुद्धियों को पृथक करके। तो कैसे अपने एक उदाहरण के रूप में लिया कि जो चारकोल है, कार्बन जो है उसके ऊपर जो पहले से मौजूद अशुद्धि है, कौन सी हो सकता है भाप की अशुद्धि हो, ठीक है, नमी हो सकती है, या आपने कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन की अशुद्धि हो सकती है। तो उसको निर्वात में जब बहुत ज़्यादा उच्च तापमान पर जब अपने गर्म करेंगे तो उसको अपने अशुद्धि को वहाँ से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ये हमारे पास अधिशोषण का सक्रियण, तो एग्जाम में आ सकता है कि अधिशोषक पदार्थ का सक्रियण किस प्रकार से किया जा सकता है। 3 तरीकों से अपने अधिशोषक पदार्थ का सक्रियण किया जा सकता है।